हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिषेक कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइन आर्ट्स पेंटिंग कोड नंबर 049 क्लास 12 का पूरा वीडियो सीरीज़। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ। 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद वीडियो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मेरा परसेंटेज जो था आपको फाइन आर्ट्स में जो आया था 100 आउट ऑफ 100 था। मैंने एक सप्ताह टोटली पढ़ाई की थी फाइन आर्ट्स की। पीसीएम से मैं था, तो मेरा टाइम उतना मिलता नहीं था, किसी को भी नहीं मिलता है कि वो फाइन आर्ट्स को पहले से पढ़े। तो मैंने एक सप्ताह में पढ़ा और मेरा 100 आउट ऑफ 100 आ गया, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था उस लेवल का। मतलब कुछ है नहीं एग्ज़ाम पेंटिंग का 30 नंबर का तो लिखना होता है, उसमें से भी अगर अच्छे नहीं आए तो क्या फ़ायदा। और मेरा 100 आ गया, एक भी नंबर नहीं कटा, बिकॉज मैंने सही से पूरा लिखा था। अगर आप बोलोगे कमेंट करके तो मैं अपने एक्सपीरियंस का, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और कैसे कुछ किया वो भी बता दूंगा मैं आपको टिप्स के माध्यम से, ठीक है। तो वो तो अलग बात है। पहली बात ये कि आप लोग बहुत ही लकी हो, क्योंकि मैंने जब ये फाइन आर्ट्स की जब स्टडी की थी तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्चिंग किया था, क्योंकि मैंने जब फाइन आर्ट का बुक उठाया और पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है ये। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करी, गूगल पे सर्च करी, मुझे कुछ वीडियोज़ वगैरह मिली, बट वो पॉपुलर थी वीडियो, मैंने क्लिक करके देखा और कोई रिलेवेंट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था उसका। वो फालतू के व्यूज़ बना रहे हैं अपना, बट उनका कोई कॉन्सेप्चुअल गाइडेंस वो दे नहीं रहे थे वो। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे खुद ही पढ़ना होगा इसको अच्छे से। मैंने खुद स्टडी किया 5-6-7 दिन, अच्छे से पढ़ाई करी उसमें, लेकिन मैं पैनिक हो गया था मैं थोड़ी देर के लिए कि मैं क्या करूँ नहीं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर भी मैंने पढ़ाई करी, अपने से समझने की कोशिश करी उसको। और क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो कुछ चीज़ को जब ठान लेते हैं समझने के लिए तो वो हमें मिल जाती है और समझ जाती है हमें। तो हमने उसी तरह किया और मुझे समझ में आ गया सारा, और फिर मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया और मेरे 100 में 100 आ गया। मुझे उम्मीद था कि 98-99 आएगा, एक नंबर कहीं काट लेगा कहीं, लेकिन वो भी नहीं कटा मेरा। तो मैं आपको उसी दिन सोच लिया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा अदर अपने फेलो, अपने जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। एंड देन फिर उसका लॉकडाउन हो गया एंड ऑल। फिर सिलेबस का मैंने आपका वीडियो डाला जब सिलेबस रिडक्शन हुआ आपका, तो मैंने उस सिलेबस के रिडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा फाइन आर्ट्स, और अक्टूबर में बताऊंगा ये भी मैंने बोला था। लेकिन अक्टूबर एंड हो गया, बट मैंने नहीं बनाया वीडियो बिकॉज मैं थोड़ा बिजी था। और आज नवंबर स्टार्ट हो चुका है और मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको। और वीडियो आपको मिलेंगी, भले 1-2 दिन के गैप पे मिले स्टूडेंट्स, बट आप लोग बिल्कुल ही घबराइएगा नहीं कि मैं आपको वीडियोस नहीं दूंगा बना के। बिल्कुल बना के दूंगा वीडियोस, 1-2 दिन भले ही लेट हो, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक है नहीं, 3 चैप्टर है। आराम से मैं इसको वीडियो अपलोड करूँगा। अपने साथ साथ मेरा जो वर्कलोड है उसको भी मुझे मैनेज करना पड़ता है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने होते हैं मेंस के। तो इसलिए आप लोग पैनिक मत करिएगा। पहली बात कि जो वीडियो है उसको एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ये फर्स्ट वाला लेंदी हो जाएगा, 30 मिनट्स के एबव चला जाएगा, लेकिन इसको धैर्य के साथ देखना है। और वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। वीडियो बहुत एंड तक देखिएगा। और मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए मुझे। और क्योंकि मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ और फाइन आर्ट्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कहीं किसी ने नहीं अपलोड किया, उस तरह से मैं पूरा वीडियो समझा के एक्सप्लेन करूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दूंगा मैं आपको, पीडीएफ नोट्स, हाई क्वालिटी नोट्स, जो कि आपको पैसे पे मिलते हैं। आप नेट पे सर्च कर लो, कोई पीडीएफ नोट्स नहीं देता है, और कोई देता भी है तो लंबी पोथी उठा के दे देता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया हुआ अपना नोट्स दूंगा, जिससे कारण वो भी प्रिंट फॉर्म में, एक हाई क्वालिटी पीडीएफ फॉर्म में, जिससे कि आप स्टडी करोगे और याद करोगे उसको लिखने के लिए एग्जाम में। क्योंकि बुक तो आप खरीदोगे, उसमें ढेरों सारी मटेरियल दे रखी है और उतना पूरा याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग की रटने की कैपेसिटी हम लोग के पास उतना नहीं होता है। हम लोग कॉन्सेप्ट ग्रैब करते हैं, बट रटने का जो पावर होता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है, बट मेरे में उतना नहीं था। फिर भी मैंने समझ के और स्ट्रेटजी से इसको कवर कर दिया और किल किया इस सब्जेक्ट को। तो आप लोग भी सपोर्ट करो मुझे कि मैंने जो इतना मेहनत करा है आपके लिए, नोट्स तैयार किए हैं, वीडियो असाइनमेंट सब तैयार किया है, तो उसका मुझे बेनिफिट हो सके, मुझे सफलता मिल सके। वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो लेंदी होगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना है। नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी वो शॉर्ट वीडियोस ही होंगी, बट ये वीडियो लेंदी है, उसके लिए मैं पहले से ही आपको कहता हूँ कि आपको देखना होगा, थोड़ा टॉलरेट करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ आएगी आप लोग को, और आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट भी करोगे। और इस जर्नी को हम लोग स्टार्टिंग से ब्यूटीफुली स्टार्ट करेंगे और एंड भी होगा बहुत ही अच्छे धमाकेदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं पेंटिंग को। बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे और बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जिससे कि हमें सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। बट उससे पहले मैं एक बात आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर की ओर पे कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बताना ज़रूरी है। पहला ये कि पेंटिंग जो है ये
आपको कोई कॉन्सेप्ट तो समझना नहीं है। इसमें क्या करना है कि जो बात बताई गई है हमें एग्जैक्टली डायरेक्टली 12th में हमें पेंटिंग पढ़ना है। हमें पहले कभी पेंटिंग तो हमने पढ़ नहीं रखी है, तो हमें बिल्कुल सब चीज़ें अजीब सी लगेंगी, न्यू टाइप सी। हमें मतलब कोई समझ में नहीं आएगा कि मतलब पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ से एंडिंग है कहाँ से स्टार्टिंग है। वैसा ऐसा फील आएगा जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे तब। फिर एक बार जब पढ़ लोगे और धीरे धीरे समझ जाओगे कि क्या मैटर है एक्चुअली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हो सकता है अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको ये हो जाए कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आपको धैर्य से देखना है। थोड़ा मतलब लंबा वीडियो होगा, जैसे कि मतलब एक हम लोग चैप्टर का आज जो एक राजस्थानी पेंटिंग है उसको आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पेशेंसली वीडियो को देखना है और मैं जो समझाऊंगा बिल्कुल समझना है, ठीक है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको वीडियो में सब बताते चलूँगा कि क्या कहानी है और क्या होता है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, उसको लेके, ठीक है। राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में ये हमें पढ़ना है कि ओरिजिनेशन कैसे हुआ इस पेंटिंग का, एंड उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग इज कंसिडर्ड एज अ ब्राइट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदू मिनिएचर पेंटिंग ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। The period of Rajput painting embraces the period of final growth from the latter half of the 16th century to the 19th century. Okay? तो देखिए स्टूडेंट्स, राजपूत पेंटिंग राजस्थानी पेंटिंग को कंसिडर बोला जाता है एक तरह से, और राजपूत जो पेंटिंग है वो हमारे हिंदू कल्चर का, हमारे हिंदू के कल्चर के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ब्राइट चैप्टर पेंटिंग्स के तौर पे राजपूत पेंटिंग को दिया जाता है, ठीक है ना। और पूरे दुनिया मतलब पूरे इंडिया सहित नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खासकर इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। राजपूत पेंटिंग जो है वो पूरे उसका जो ग्रोथ हुआ वो 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में जितना भी उसका ग्रोथ हुआ बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। राजपूत पेंटिंग वाज कन्फाइंड अराउंड राजस्थान, बुंदेलखंड एंड द पंजाब रीजन ऑफ हिमालय। राजपूत पेंटिंग जो था वो राजस्थान, बुंदेलखंड और पंजाब रीजन ऑफ हिमालय तक ही ये आपका सीमित था। कन्फाइंड मतलब होता है आपका लिमिटेड, सीमित। तो जो हमारा पेंटिंग था राजपूत पेंटिंग वो राजस्थान, बुंदेलखंड और पंजाब रीजन तक सीमित था। It has been divided into two styles based on the geographic and stylistic difference। मतलब कि जो हमारा ये राजस्थानी पेंटिंग है, राजपूत पेंटिंग है, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्टाइल और ज्योग्राफिक के बेसिस पे, मतलब लोकेशन के बेसिस पे, कहाँ का पेंटिंग है उसके बेसिस पे और उसका कैसा स्टाइल है उस हिसाब से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में। तो यहाँ तक क्लियर है, इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब कि राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, मतलब उसका इतिहास, मतलब ओरिजिनेट कैसे हुआ था और धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें मैंने बताया आपको कि ये जो राजपूत पेंटिंग था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चैप्टर कंसिडर किया जाता था हमारे हिंदू कल्चर ऑफ पेंटिंग्स में, और ये जो था 16 से 19 सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गया, और ये सीमित था राजस्थान, बुंदेलखंड और पंजाब रीजन ऑफ हिमालयाज तक, और इसको दो भाग में डिवाइड किया गया ज्योग्राफिक और स्टाइलिस्टिक के आधार पे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें पहला पार्ट है आपका राजस्थानी स्कूल कवरिंग द एरियाज ऑफ मेवाड़, लेटर उदयपुर, जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर। मतलब वो जो पहला है राजस्थानी स्कूल जो है वो कवर करता है आपको मेवाड़ के इलाके को, जो बाद में उदयपुर हो चुका है, फिर जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, इन सब जगहों के मिला के पेंटिंग्स को कवर करने का काम है राजस्थानी स्कूल का, ठीक है। दूसरा पार्ट है, दूसरा जो डिवाइडेशन है वो है पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल में कौन से पेंटिंग्स इंक्लूड होते हैं? बसोली, कांगड़ा, गुलेर, नूरपुर, चंबा, ये सारे जो है ये पेंटिंग्स है पहाड़ी स्कूल में कंसीडर किए जाते हैं, पहाड़ी स्कूल के अंतर्गत आते हैं। मंडी, हरिपुर, टेहरी, गढ़वाल, ये सारे पहाड़ी के अंदर आते हैं। ईच वन ऑफ द स्कूल इज ए कंप्लीट यूनिट कंप्रोमाइजिंग मेनी सब स्कूल, और इनके अंदर भी कोई सब स्कूल्स है, ये तो स्कूल्स हैं ही हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हमारा कंट्री है वो इंडिया है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, उस स्टेट के अंदर बहुत सारे हमारे ज़िले हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद पंचायत वगैरह है कि नहीं है। उसी तरह यहाँ पे आपको राजस्थानी स्कूल हो गया, ये एक बहुत बड़ा स्कूल हो गया,
और इसके अंतर्गत जयपुर, बूंदी और किशनगढ़ और भी जो है वो सब स्कूल आते हैं। और जयपुर के अंदर भी कोई स्कूल आता होगा, जो जयपुर के अंदर भी कोई छोटा स्कूल आता होगा, वो सब स्कूल हो जाता है, ठीक है। उसी तरह पहाड़ी स्कूल है, एक बड़ा स्कूल है, इसमें जो पेंटिंग्स इंक्लूड होती हैं उसमें बसोली की स्कूल की होती है, कांगड़ा स्कूल का है, कुलेर स्कूल का है, और बसोली स्कूल में भी कोई सब स्कूल होता होगा वहाँ का रीजनल स्कूल, ठीक है। तो इस टाइप से डिवाइडेशन करके, और ये मतलब इस कॉन्टेक्स्ट का जितना है वो पहाड़ी स्कूल के अंतर्गत आता है। और ये जो और इसका जो कॉन्टेक्स्ट था फर्स्ट वाला पैरा का, ये पूरा राजस्थानी स्कूल के अंतर्गत आता है। ये आखिर बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है, मैं इस सबको हटा लेता हूँ। मैं फिर से फर्स्ट पेज पे आ गया, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इन सब को पहले मैं हटा लेता हूँ, ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। अब जो है दो ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया डेवलपमेंट को, मतलब उसके कारण बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, कंट्रीब्यूट किया वो। फर्स्ट, द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंजॉयड बाय द कमर्शियल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, एंड सेकेंड द रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म एंड द ग्रोथ ऑफ भक्ति कल्ट। मतलब कि जो राजस्थानी पेंटिंग्स थी वो दो बड़े कारणों के कारण बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, फ्लोरिश कर गई थी। जिसमें से पहला कारण था कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इंजॉयड बाय द कमर्शियल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जो कमर्शियल कम्युनिटी थी, जो इकोनॉमिकली जो हायर कम्युनिटी थी राजस्थान की, वो क्या करती थी, इस पेंटिंग्स को एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के तौर पे देखती थी। जैसे कि आप अपने घर में कोई कीमती सामान लाते हो तो आप अपने आप को एक इकोनॉमिक प्रोस्पेरस समझते हो कि हाँ मेरे पास ये सामान है, ये बहुत बड़ी ये कीमती चीज़ है मेरे पास। उसी तरह उस टाइम क्या हुआ कि पेंटिंग जो थी ना, पेंटिंग जब होती थी उस टाइम, तो वो बड़े बड़े कॉमर्शियल लोग जो राजस्थान के थे वो उसको रखते थे, उसको एक्वायर करते थे और उसको इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की मतलब इकोनॉमिकल तरीके से देखते थे, उसका लेन देन या फिर उसका जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया इसी कारण बस। दूसरा कारण था कि रिवाइवल ऑफ वैष्णविज्म एंड ग्रोथ ऑफ भक्ति कल्ट। भक्ति भाव की भावना जाग गई और वैष्णविज्म आ गया, उस टाइम ग्रोथ हो गया उसका ज़्यादा, तो उसके कारण भी पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा फ्लोरिशमेंट हो गया, क्योंकि पेंटिंग्स में वही सब रचनात्मक भावनात्मक चीज़ें दिखाई जाती थी, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा हिस्ट्री इसका पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सब पढ़ना है इसलिए हम इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे कि आखिरकार ये कैसे इन्फ्लुएंस कर गया इतना ज़्यादा, ठीक है। तो इन 14th century द इन्फ्लुएंस ऑफ पोएट्स एंड राइटर्स लाइक रामानुजा द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड एंड विष्णु एंड जयदेव द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा ब्रॉट अबाउट द ग्रेट चेंजेस इन द आर्ट, लिटरेचर एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑफ द पीपल ऑल ओवर इंडिया। 14th सेंचुरी में जो पोएट्स थे और राइटर थे, जैसे कि रामानुजा हैं जो कि लॉर्ड विष्णु के वर्शिपर है, मतलब भगवान विष्णु को पूजते हैं रामानुजा जो है वो, और जयदेव जो है वो लॉर्ड कृष्णा को पूजते हैं। ये दोनों जो थे वो अपने अपने ईश्वर को पूजते थे और मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे लोगों को। जैसे कि कोई स्पेसिफिक पर्सन है, किसी स्पेसिफिक गॉड को वो पूज रहा है, वर्शिपर है उसका, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसी का एग्जाम्पल लेते हैं रामानुजा का, जो कि विष्णु भगवान के वर्शिपर थे। तो वो विष्णु भगवान की सारी कथाएं सुनाते थे बिल्कुल स्पिरिचुअल तरीके से, लोगों में प्रचार होता था उनका। और वो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट भी मेन कारण है, क्योंकि पेंटिंग्स के माध्यम से भी भगवान विष्णु की बहुत सारी कथाएं वगैरह उनका पेंटिंग बनाना इस टाइप से मतलब पूरा फ्लोरिश कर गया था। उसके बाद जयदेव थे, वो कृष्ण के वर्शिपर थे, तो वो कृष्ण की कहानियाँ कहते थे लोगों को भक्ति भावपूर्ण तरीके से, और उनकी पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा उसी कारण प्रचलित होने लगी। द अपीयरेंस पूरे इंडिया में प्रचलित हो गई थी। द अपीयरेंस ऑफ श्री चैतन्य एंड मीराबाई एंड द टोटल डिवोशन एंड द लव ऑफ लॉर्ड कृष्ण स्वेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप मीराबाई को जानते ही हो, और श्री चैतन्य भी थे, एक बहुत ही बड़े बड़े कृष्ण भगवान के पूजनीय थे, पुजारी थे, वर्शिपर थे। और मीराबाई जो थी उनको तो सब जानता है। तो ये इनका जो डिवोशन था और लव था भगवान कृष्ण के प्रति, ये पूरा मतलब पूरे इंडिया को स्वेप्ट कर गया। मतलब इतना भक्ति भाव था इनको कृष्ण के प्रति, इतना ज़्यादा डिवोशन और लव था कि ये पूरे डिवोशन और लव से पूरा मतलब भजन गाती थी। पूरा उनके बारे में जो भी आप भक्ति भाव की कहानियाँ हो गई या फिर जो भी उनके भजन हो गए, वो गाते गाते भगवान की प्रार्थना में लीन रहती थी ये, और पूरे लोगों तक इनका डिवोशन पहुंचा, पूरे इंडिया तक पूरा इनका पहुंचा संदेश, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
Rajasthani and Pahari Valley paintings were greatly influenced by the advent of Ramananda, Tulsidas and Kabir. जो राजस्थानी और पहाड़ी वैली पेंटिंग्स थी वो रामानंदा, तुलसीदास और कबीर जैसे महापुरुषों के कारण और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर गई थी. इट रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ द इमेजिनेटिव हॉरिजन ऑफ द आर्टिस्ट इन द इंक्लूजन ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू श्री रामचरित, गीत गोविंद एंड द डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्णा. इनके कारण क्या हुआ कि जो कबीर वगैरह थे और तुलसीदास जी थे वो उनके कारण बहुत ज़्यादा ये पेंटिंग्स का मतलब कि इन्फ्लुएंस बढ़ गया. उन्होंने इस पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया. उसके बाद क्या था, इस पेंटिंग्स का और ज़्यादा इमेजिनेटिव जो हॉरिजन था, वो रचनात्मक जो सोचने की, पेंटिंग्स करने की जो और कैपेबिलिटी थी वो बढ़ गई. और ये लोग क्या करते थे ना कि श्री रामचरितमानस जो हमारा हॉली बुक है, गीत गोविंद भी एक बुक है, और लव ऑफ राधा कृष्णा मतलब राधा कृष्ण के लव के बारे में भी मतलब बुक्स वगैरह में से ये एक सब्जेक्ट्स उठाते थे और उस पर पेंटिंग करना शुरू कर दिया राजस्थानी पेंटर सब, जिसके कारण इनकी पेंटिंग और ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने लगी. क्योंकि भगवान के आधार पर कोई पेंटिंग करेगा तो और बहुत ही अच्छे तरीके से पेंटिंग होती थी. फिर आपको रामचरितमानस से कोई सब्जेक्ट उठा लिया, उसमें से कोई पेंटिंग करने लगे, तो ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस पेंटिंग इनका मेन कारण हो गया बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. ओके, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये पेंटिंग करने लगे और रिलीजियस उस टाइम बहुत अच्छा से फ्लोरिश कर रहा था. इसके कारण इनका पेंटिंग भी इनके साथ साथ बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा. हर पार्वती एंड सेंट टेल्स एंड द लिव्स ऑफ संत बारामासा और द मंथली एक्ट फेस्टिवल्स ऑफ द ईयर एंड द इंडियन राग रागनीज बेस्ड ऑन द इंडियन क्लासिक म्यूजिक. और यहाँ तक कि जो आपको जो पुरानी कहानियाँ होती हैं उनकी भी पेंटिंग्स होने लगी. जो संत समाज होते हैं उनके जीवन के आधार पे भी, मतलब जो संत लोग वो अपने जीवन की कहानी कहते थे, उसके आधार पर भी लोग कुछ इमेजिन करके पेंटिंग वगैरह करते थे उससे. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी. 12 मासा एक था पेंटिंग उस टाइम का, जो मतलब हर फेस्टिवल 12 महीनों के फेस्टिवल का पेंटिंग वो करते थे. ठीक है ना, राजस्थानी पेंटिंग में, और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था लोगों को उस टाइम. फिर आपको इंडियन राग रागनीज बेस्ड ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो था हमारा था राग रागनी उस टाइम का, और उस बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स होने लगी. उन म्यूजिकल थीम पे पेंटिंग होने लगी सबकी, और बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट करता था, बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी करने लगा उस पेंटिंग्स को. अब ये कुछ दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पे. द chieftains of Rajasthan always considered themselves as champions of Hindu faith and the culture and the guardians of their country. chieftains मतलब होता है ये सरदार. ठीक है, इसका मतलब सरदार लोग होते हैं. तो राजस्थान के जितने भी सरदार थे, मतलब बूढ़े वृद्ध व्यक्ति, और वो हमेशा उनको कंसिडर किया जाता था चैम्पियंस ऑफ हिंदू फैमिलीज़ का, हिंदू फेथ के लिए वो चैम्पियन माने जाते थे. जो सरदार लोग होते थे वो राजस्थान के, और हिंदू कल्चर के भी वो बहुत ही मतलब ज्ञाता होते थे, क्योंकि वो बूढ़े वृद्ध होते थे और उन्हें हर चीज़ की जानकारी होती थी, नॉलेज होती थी. तो वो अपने आप को चैम्पियन समझते थे उस टाइम पे, और पूरे कंट्री का गार्जियन भी वो समझते थे अपने आप को. उनको माना जाता था कि वो पूरे कंट्री की वो गार्जियन है. कॉन्सिक्वेंटली दे हैड लेड टू ए ग्रेट लाइफ ऑफ ग्रेट करेज एंड हार्डशिप. और इस कारण क्या हुआ, क्योंकि कुछ उनकी कड़ा नियम था. उस टाइम का जो लाइफ था ना, लोगों के लिए बहुत ही करेजियस और हार्डशिप भरा लाइफ था. बहुत ही ज़्यादा उसमें करेज की जरूरत होती थी उस टाइम, और बहुत कठिन जीवन था उस टाइम हो गया. इवन द वुमेन वे आर कॉल्ड अपॉन टू सेक्रीफाइस देम सेल्फ इन जौहर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर चैस्टिटी. मतलब उस टाइम में क्या होता था कि अगर किसी वुमेन का अगर हस्बैंड अगर डेथ हो गया है, तो उस डेथ में जब उनको जलाया जाता था उनके पार्थिव शरीर को, तो उसके साथ साथ जो उनकी पत्नी होती थी, वुमेन होती थी, उसको भी उसी चिता पे बैठ कर जला दिया जाता था. जो कि बहुत बड़ा एक हार्ड, आप समझ सकते हो कितना हार्ड एंड फास्ट रूल था उस टाइम का. ये प्रथा थी बहुत ज़्यादा, देखने में सुनने में भी आपको बहुत ज़्यादा डरावना लगता है. और ये इसलिए किया जाता था ताकि वुमेन्स जो है उनका जो शुद्धता है वो प्रमाणित हो सके, पवित्र रहे, वो उन्हीं के साथ चली जाए, जिससे कि कोई ये नहीं हो. उस टाइम का ये मेंटलिटी था उन लोगों का, जो कि बाद में फिर धीरे धीरे चेंज हो गया. इन द भक्ति कल्ट द इंटेंस डिवोशन टू ए पर्सनल डेटी लाइक श्री रामा एंड लॉर्ड कृष्णा ऑफर्ड देम ए सेंस ऑफ रिलीफ फ्रॉम द टेंशन ऑफ दिस स्टर्न लाइफ. और इस मतलब तनावपूर्ण और इस टाइप की मतलब हार्ड लाइफ जो है उस टाइम थी, तो इसलिए उस टाइम मतलब कि जो भी डिवोटी पर्सनालिटी हैं, जैसे कि जो कवि होते थे या राइटर होते थे उस टाइम, जो भगवान की कविता कहते थे या फिर गाना के माध्यम, भजन के माध्यम से जो वो गुनगुनाते थे, भगवान के बारे में कुछ व्याख्या करते थे, तो ये सब सुनने में अच्छा लगता था उस टाइम के लोगों को, क्योंकि उनका जो लाइफ था उस टाइम बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी एक तरह से कह सकते हो. और उस स्टर्न लाइफ में अगर आप कोई भक्ति भाव की भजन कर रहा है, कोई भगवान का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो और कुछ
क्लासिकल म्यूज़िक का धुन हो रहा है, तो वो थोड़ा रिलैक्स करता था, उनके माइंड को बिल्कुल सूद करता था बिल्कुल, ठीक है ना, समझ सकते हो आप। ओके, उसके बाद आता है गीत गोविंद रिटन बाय बंगाली कोर्ट पोएट जयदेव इन द 12th century was a favorite of Rajasthan painters because it deals exclusively with the romantic exploits of Radha and Krishna in a pastoral setting। गीत गोविंद एक बुक है, मान लीजिए, वो लिखी हुई है बंगाली कोर्ट पोएट जयदेव, 12th century में लिखी हुई है। और ये जो था, ये बुक जो था वो राजस्थानी पेंटर्स का फेवरेट था, क्योंकि इस बुक में कृष्ण और राधा के रोमांटिक बातें लिखी गई हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं। और इसको पेंटर्स क्या करते थे, बहुत ज़्यादा फेवरेट इसलिए मानते थे क्योंकि वो रोमांटिक जो कृष्ण और राधा की जो कहानियाँ लिखी होती थी, उनको ये पेंटिंग करके, पेंटिंग मतलब करते थे और उसको छाप मतलब पेंटिंग करके फिर जगह जगह पे पेंट करके पेंटिंग करते थे, जिसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस होता था। लोग इस बात को अच्छा, मतलब लोगों को ये अच्छा लगता था, ये पेंटिंग्स बहुत ही इन्फ्लुएंस करता था लोगों को। द लव बिटवीन देम एज एलर्जिकल रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ ह्यूमन सोल विद द गॉड। और उनका जो लव था वो बिल्कुल एलर्जिकल था, और वो एक यूनियन था, मिक्सचर था ह्यूमन सोल का गॉड के साथ। बिल्कुल हमारा ह्यूमन जो आत्मा है वो हमारे गॉड तक कैसे कनेक्ट हो सके, वो इस पिक्चर से, उस पेंटिंग्स के माध्यम से होता था। क्योंकि राधा जो थी वो एक ह्यूमन थी, और जो कृष्ण भगवान थे वो ह्यूमन थे वो भी, लेकिन वो गॉड थे, उनके पास ह्यूमन फॉर्म में आए थे वो। तो उनके बीच का जो लव एंड डिवोशन जो था वो उसको पेंटिंग्स के रूप में उतारना, ये बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल और इमेंस रिलैक्सेशन लोगों को देखने में देता था। बहुत अच्छा उनको एक मैसेज ज़्यादा था इस पेंटिंग्स के माध्यम से, और इसी कारण ये राजस्थानी पेंटिंग्स का फेवरेट टॉपिक था, और इसको ये बराबर यूज़ करते थे, पेंट करते थे, और पॉपुलर बहुत ज़्यादा भी हो जाते थे इससे वो। दिस इलस्ट्रेशन इज लव इन ऑल इट्स फॉर्म ट्रीटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। और इनका जो इलस्ट्रेशन था, मतलब उसको जो प्रस्तुत किया जाता था वो बहुत और तरीक़ों से भी किया जाता था, जैसे कि नायक नायिका भेदा, मतलब हीरो और हीरोइन का क्लासिफिकेशन करके किया जाता था। फोक लोर, बैलड्स, लिटरेरी वर्क, जैसे कुछ कविताएँ, कुछ बुक्स वगैरह जो है, रोमांटिक बुक्स वगैरह हो गया, वो भी लिखी जाती थी, और उनको भी पेंटिंग के फॉर्म में उतारा जाता था। कुछ नाटक वगैरह करके भी किया जाता था। एक चंदयाना, एक पॉपुलर नॉर्थ इंडियन बैलेड बाय दाऊद मौलाना। ये एक चंदयाना एक पॉपुलर नॉर्थ इंडियन में बैलेड है, जो कि दाऊद मौलाना द्वारा इसको किया गया है, लिखा गया है। ये बहुत फेमस था नॉर्थ इंडिया का, ठीक है ना, पॉपुलर था। और यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, सोनी महिवाल, लौर चंद, ये भी एक बैलेड ही है जो लिखी जाती है, और उसके पेंटिंग वगैरह होती थी उस टाइम। अब है आगे संस्कृत क्लासिक्स लाइक कादम्बरी रिटन बाय बनभट्टा, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका and the love episode of Chaur Panchika, Nala Damayanti. This illustration of changes in the approach to the Rajasthani painting was the direct result of 14th century culture renaissance and swept over the whole of central and northwestern India। संस्कृत के भी कुछ क्लासिक्स है, कादम्बरी हो गया जो बनभट्टा द्वारा लिखी गई थी, रसिक प्रिया हो गया, रामचंद्रिका हो गया, ये सारे जो लव एपिसोड थे, मतलब ये लव एपिसोड बहुत ज़्यादा उस टाइम पॉपुलर थे, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। वो आजकल भी लोगों को पसंद आते ही हैं लव एपिसोड्स। ओके, तो उस टाइम भी लोगों को पसंद आते थे लव एपिसोड्स, जैसे कि भगवान की, कृष्ण भगवान की हो गई, फिर और भी कुछ कुछ लव एपिसोड वगैरह जो बनाया, नल दमयंती हो गया, चौर पंचिका हो गया, इस टाइप का लव एपिसोड उस टाइम आता था, और उसको लोग पढ़ते थे, और बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता था ये सब पढ़ने में। और उसका जो फ़ायदा है वो जो पेंटर थे उनको भी मिलता था, क्योंकि वो उन चीज़ों को पेंट करके दिखाते थे, तो वो और ज़्यादा बढ़िया लगता था, ठीक है ना। इसी सब के कारण 14वीं शताब्दी के तक उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा भास्ट मतलब इसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, तेज़ी से फैलने लगा, राजस्थानी पेंटिंग पॉपुलर होने लगा बिल्कुल से। और 16वीं और 19वीं में तो बहुत बम्पर इसका उछाल आया, ठीक है। अब हमारा वो थ्योरी पोर्शन ख़त्म हुआ। अब हम इसमें आते हैं, ये क्वेश्चन टाइप्स है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। मतलब राजस्थानी स्कूल जो आर्ट है, मतलब राजस्थानी पेंटिंग आप समझिए, तो राजस्थानी पेंटिंग जो होती थी उसमें उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब किस टाइप से पेंटिंग होती थी, कैसे क्या होता था, उसका हमको पता करना होगा, मतलब हमें जानना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं, और उन पॉइंट्स को आपको देखना होगा। मैं उनको समझा देता हूँ अच्छे से कि कैसे पेंटिंग, मतलब राजस्थानी की पेंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक था, कैसे होता था पेंटिंग, तो उनको आपको याद रखना है, ठीक है। पॉइंट 1 है साइज, मतलब जो राजस्थानी पेंटिंग होती थी उनका साइज कैसा होता था। जनरली लार्ज साइज पेंटिंग्स आर फेवर्ड इन राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। पेंटिंग्स आर larger in size as they are used as पिछवाई back curtain, but in बीकानेर स्कूल, that is in कोटा, and बूंदी स्कूल of पेंटिंग both miniature and wall paintings are found। मतलब कि
जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो बड़ी पेंटिंग होती थी, बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि उन्हें पर्दे के पीछे बैक कट, जिसको पिछवाई बोलते हैं हम लोग, बैक कर्टेन, पर्दे के पीछे की ओर उनको छापा जाता था, उस पेंटिंग को किया जाता था, ठीक है, लगाया जाता था वहाँ पे। और बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट कोटा में और बूंदी स्कूल पेंटिंग जो है उनमें जो थे वो मिनिएचर होते थे वहाँ पे, मतलब छोटे पेंटिंग होते थे, और वॉल पेंटिंग्स पाए गए थे। वॉल पेंटिंग मतलब दीवार पे पेंटिंग होते थे, ठीक है। अब आता है सिम्बॉलिक पेंटिंग। जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है उनमें बहुत सारे सिम्बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता था पेंटिंग के थ्रू, और रिप्रेजेंट किया जाता था किसी किसी चीज़ को सिम्बॉल के थ्रू। जैसे कि मैनी थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिम्बॉल ऑफ सम अदर इन देयर थिंग्स इन राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड कृष्ण आर रिप्रेजेंटेड एज सिम्बॉल ऑफ साउल एंड गॉड। मतलब कि राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता था, जिसमें कि एग्जांपल के तौर पे दिया गया यहाँ पे कि राधा और कृष्ण का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मतलब सॉल एंड गॉड का रिप्रेजेंटेशन होता था। आत्मा को परमात्मा से जो कनेक्शन है ना वो बताया जाता था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब है तीसरा पॉइंट, डिपिक्शन ऑफ वुमेन। मतलब कि राजस्थानी पेंटिंग में वुमेन्स का जो पिक्चर बनाया जाता था वो कैसा बनाया जाता था उसको देखते हैं। Attractive women with long nose, little longer chin, well-cut lips, long tapering fingers, and long hairs in decorative lehenga choli with transparent jewelry are seen in Rajasthani paintings. Okay, ये सुन के बहुत आपको इमेजिनेशन हो रहा होगा कि भाई क्या ये पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप का मतलब उस टाइम का जो वुमेन्स होती थी इसी टाइप की होती थी, इसीलिए इसी टाइप का मतलब पेंटिंग से बनाया जाता था, जिसमें वुमेन्स बहुत अट्रैक्टिव दिखती थी। लॉन्ग नोज होता था, लिटिल लॉन्गर चिन होता था, वेल कट लिप्स होता था, और उनका फिंगर्स भी बहुत लॉन्ग होता था, बड़े बड़े बाल होते थे, लहंगा चोली और ट्रांसपेरेंट चुनरी होती थी। एक परफेक्ट लुक होता था बिल्कुल से। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपको देखना है ये वाला मेरा थंबनेल पर हल्का हल्का आपको दिखा होगा, और नहीं तो आप गूगल सर्च कर सकते हो कि राजस्थानी पेंटिंग्स वुमेन्स, अपने आप सारा पिक्चर आ जाएगा आपके सामने। ओके, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, कलर स्कीम। केयरफुल यूज ऑफ ब्राइट कलर्स ऑफ रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन etc इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि ब्राइट कलर्स होते थे, रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, मेन कैरेक्टरिस्टिक होता था इनका। गोल्ड एंड सिल्वर कलर, गोल्ड एंड सिल्वर कलर का इस्तेमाल होता था सम पेंटिंग्स में, मतलब कुछ ही ऐसी पेंटिंग्स थी जिनमें गोल्ड और सिल्वर कलर का इस्तेमाल होता था। वाइट कलर इज यूज ए डायरेक्टली विदाउट मिक्सिंग इट विथ एनी अदर कलर। और वाइट कलर का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन वाइट कलर बिल्कुल सिंगल डायरेक्टली यूज होता था, उसको किसी भी दूसरे कलर के साथ मिक्स नहीं किया जाता था। अब है नेचुरल डिस्क्रिप्शन। मतलब अब नेचर का क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब उस जो राजस्थानी पेंटिंग होती थी उसमें नेचर वगैरह का क्या कुछ रोल था। देखिए, ट्री, फ्लोरल ट्री, माउंटेन, लेक एंड वाटर स्प्रिंग्स आर द पार्ट्स ऑफ नेचर डिपिक्टेड इन राजस्थानी पेंटिंग। ठीक है, तो ये सब जो है वो राजस्थानी पेंटिंग में डिपिक्ट किया जाता था नेचर के लिए। अब लीनियर ब्यूटी। लीनियर ब्यूटी मतलब कि लाइनिंग के थ्रू कैसा ब्यूटिफिकेशन किया जाता था पेंटिंग्स के लिए, उसको देखते हैं हम लोग। शार्प एंड थिन लाइन्स, फुल ऑफ सॉफ्टनेस, फॉर्म द रिदम एंड ग्रेसफुल लाइन्स यूज इन ऑल द सब स्कूल्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। मतलब कि राजस्थानी पेंटिंग जो होती थी उसमें जो लाइंस खींचे जाते थे पेंटिंग्स करने के लिए बहुत शार्प होते थे और थीन लाइंस होते थे, जिससे कि परफेक्ट पेंटिंग हो सके। बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ और रिदमिक ग्रेसफुल लाइंस बनाई जाती थी, जिससे कि पेंटिंग बिल्कुल निखर के सामने आए और बेस्ट एंड बेस्ट लगे। सेवंथ पॉइंट है लैंडस्केप एंड सीजन्स पेंटिंग। मतलब कि लैंडस्केप क्या, उसका इन्वायरमेंटल जो था उसका लैंडस्केप का और सीजन का क्या मतलब वहाँ पे था पेंटिंग करने का तरीका, उसको देखते हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ डिफरेंट सीजन आर पेंटेड ब्यूटीफुली, पेंटिंग ऑफ 12 मासा इज ए डिपिक्शन ऑफ 12 मंथ। मतलब कि वहाँ पे जो हर एक सीजन आता है ना, उस सीजन में लैंडस्केप वहाँ का जो होता था उसको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से पेंट किया जाता था। और जो सबसे फेमस वहाँ का एक 12 मासा जो है वो पेंटिंग है, जिसमें 12 महीने के फेस्टिवल का लैंडस्केप के साथ मतलब कि पेंटिंग बनाया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। अब है हंटिंग सीन। कुछ हंटिंग सीन्स वगैरह भी होती थी उस पेंटिंग्स में, जिसमें वो मुगल से इंस्पायर था, मतलब इन्फ्लुएंस्ड था, मतलब मुगल्स के शासन से इन्फ्लुएंस्ड की गई थी हंटिंग सीन, जिसमें डेप्लिको बर्ड्स वगैरह एनिमल वगैरह का दिखाया जाता था हंटिंग सीन के लिए।
फेस्टिवल्स में हो गया राजस्थानी पेंटिंग ऑल्सो हैव डिपिक्शन ऑफ लोकल एंड सीजनल फेस्टिवल पेंटेड इन ब्यूटीफुल स्टाइल। मतलब वहाँ की जो लोकल या फिर सीजनल फेस्टिवल जो होती थी उन फेस्टिवल्स को भी पेंट किया जाता था बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से। 10th पॉइंट है गारमेंट्स, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं उनका गारमेंट कैसा था और कैसे पेंट किया जाता था। तो लेडीज़ का जो गारमेंट होता था वो डेकोरेटिव लहंगा चोली विथ ट्रांसपेरेंट चुनरी, ठीक है। मेल्स का जो था, मेल का उसमें था अट्रैक्टिव पैजामा पटका विथ हाई टर्बन्स, मतलब पैजामा पटका था, हाई टर्बन मतलब पगड़ी थी ऊपर, एंड झब्बा आर सीन इन राजस्थानी पेंटिंग। और कुछ झब्बा जो होता है वो भी ड्रेस में ही टाइप आता है, मेल्स के लिए होता है वो, उस टाइप का वहाँ पे होता था पेंटिंग मेल्स के लिए। अब है नाइट सीन्स, मतलब रात का समय पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता था, वो कैसा होता था। वेरी अट्रैक्टिव नाइट सीन्स यूजिंग ब्लैक एंड स्मोक ग्रे वाइट एंड येलो कलर्स आर द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। ओके, समझ गए। 12 है लिटरेरी पेंटिंग। द थीम बेस्ड ऑन द लिटरेरी गीत गोविंद एंड भागवत पुराण, रागमाला, राग एंड रागनी हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड इन दिस पेंटिंग। मतलब कि लिटरेचर बुक्स के आधार पे, गीत गोविंद हो गया, फिर रामचरितमानस हो गया, भागवत पुराण हो गया, इस टाइप के बुक्स पे बुक्स में से भी सब्जेक्ट्स निकाल के और उसका पेंटिंग किया जाता था बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से। 13th पॉइंट है रिलीजियस थीम्स, मतलब रामायण या फिर भागवत गीता है उसके बेसिस पे भी बहुत सारी पेंटिंग होती थी, रिलीजियस आधार पर धार्मिक पेंटिंग होती थी जो कि बहुत अच्छा होता था। एंड लास्ट है फॉक आर्ट, मतलब कुछ आर्ट्स के बारे में, से फॉक डांस हो गया, फॉक ड्रेस हो गया, वो भी राजस्थानी पेंटिंग का एक पार्ट था, वो सब भी पेंटिंग की जाती थी और ये सारे पेंटिंग होते थे। और यही देयर आर द फीचर्स दैट लेड मी टू लाइक द मिनिएचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। और ये सारे फीचर्स हैं जो आपको भी अच्छी लग रही होंगी और ये उस टाइम में बहुत लोगों को अच्छी लगती थी और राजस्थानी पेंटिंग को ये पॉपुलर बनाती थी, ठीक है ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको बताइए कि राजस्थानी पेंटिंग में आपको कौन कौन से फीचर्स अच्छे लगे। तो आपको ये 14 फीचर्स मैंने बता दिए हैं, उनमें से आप 14 फीचर्स में से 15 फीचर्स तो याद रखिएगा जरूर कि लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर इतना ही खत्म हो गया, राजस्थानी पेंटिंग का इतना ही कहानी है। धीरे धीरे हम इसमें जो पेंटिंग्स बताई गई हैं और उनके बारे में भी लेक्चर लाना शुरू करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। 1-2 दिन लेट हो जाएगा लेकिन लेक्चर आएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना है, सब समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरे बार में जरूर समझ में आ जाएगा। मैंने तो एग्जाम टाइम में पढ़ा था 1 सप्ताह, तो मुझे 100 में 100 आ गया। तो भाई आप तो अभी से ही पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपको आएगा। मेरे टाइम मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा तो बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल मतलब कि आप अभी ब्राउज करोगे यूट्यूब मतलब तो कुछ सही से आपको फाइनल का कुछ ना सिलेबस का पता ठिकाना है, ना ही कोई लेक्चर अपलोड किया है अच्छा से, ठीक है ना। कोई कोई किया भी है तो बहुत है, उसका अंडरस्टैंडिंग पुअर है, कुछ कुछ बता दिया है, समझ में ठीक से आता नहीं है, ठीक है। तो उन लोग का लेकिन पॉपुलर है, उन लोग का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि अंधों में काना राजा है। कोई पॉपुलर मतलब कोई अच्छा समझाने वाला नहीं है तो कुछ खराब ही कोई समझा दिया तो उसका ही व्यू बढ़ जाता है, उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर पे यूट्यूब पे ट्रेंड करेगा फर्स्ट नंबर पे। लेकिन वो नोट्स का भी पैसा मांगते हैं और नोट्स भी सही तरीके से नहीं है, तो उन टाइप के फंदों में फंसना नहीं है। मैं तो बिल्कुल उस टाइम अपने से खुद प्रैक्टिस किया एंड देन मैं नंबर अपने से ही दम पे लाया हूँ। तो मैं उसी टाइम सोच लिया था कि मैं आप लोग को भी हेल्प करूँगा जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो और जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हुआ फिर लॉकडाउन हो गया एंड फिर जब सिलेबस आप लोग का आया तो मैंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया एंड फिर अभी मैं आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ। मैं आपको पूरा स्लाइड के साथ साथ नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स जो है वो आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे, मुझे आप फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहीं पे मैं मैसेज करना, मैं आपको नोट्स वगैरह दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं अगर डिस्क्रिप्शन में नोट डाल दूँगा तो इसका मिसयूज हो सकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं मिसयूज नहीं होने दूँगा। बहुत मेहनत लगता है ये सब बनाने में, ये सब स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपको इसके पीछे की मेहनत का अंदाज़ा भी नहीं लग रहा होगा। तो बस मैं इतना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, मोटिवेशन मुझे मिलेगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा। फ्रेंड के साथ जितना हो सके शेयर कर दो, जितना आपके पॉसिबिलिटी में उतना शेयर कर दो। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।